हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एपी के जो हमारे छूट गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे रह गए थे 5.2 से भी 5.3 से भी। कुछ हमने अच्छे से जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट पार्ट में कर लिए हैं, सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। और आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत लगातार करें और सफलता को पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। और एपी के बारे में तो मैं आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें बता चुका था, चलिए आज दोबारा बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 से मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था। देखो मैंने एपी बताई थी आपको फर्स्ट पार्ट में कि एपी क्या होती है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी होती है। और सबसे अच्छी बात एपी की ये है कि एपी चैप्टर ईजी है, बट पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट पर है। स्टेटमेंट को समझना बड़ा जरूरी है, छोटी सी वर्ड से है ना क्वेश्चन बदल जाता है। 9 को पढ़े। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसने थर्ड टर्म गिवन दिया, 9 टर्म दिया। मेरे को ये बताइए इसका मतलब होता है गिवन भाई थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, आपको पता होगा। थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? A3 कितना गिवन है? आर का मतलब इक्वल 4, A3 कितना गिवन है? 4। थर्ड टर्म 4 बोली हुई है। एंड 9th टर्म का मतलब A9, 9th टर्म का मतलब A9 कितनी है? -8। हमसे जो पूछा उस पर मैं बाद में बात करूंगा, हमें जो गिवन है मैं पहले उस पर बात करता हूँ। हमें बोला था थर्ड टर्म है वो 4 है, जो 9th टर्म है वो -8 है। अब दोबारा ध्यान से एक चीज को सीखे। अगर आपको बोलता है फिफ्थ टर्म का मतलब होता है A5, आपको बोलता है 10th टर्म का मतलब होता है A10, और आपको बोलता है सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ टर्म, तो इसका मतलब S5। जहाँ सम की बात करेगा वहाँ S आ जाएगा, हमने कल सीखा था। अभी फिलहाल इस पर बात कर लेते हैं जो हमें गिवन था। तो A3 का फार्मूला याद होगा, A + 2D, 3 से 1 कम, ये हो गया 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A9 का इसका फार्मूला क्या होगा? A + 8D बराबर -8। आप बोलोगे सर ये कहाँ से लेकर आ रहे हो? भाई देखे ना, an का फार्मूला याद है क्या आप लोगों को? यहाँ देखो इस साइड आओ आप। an का फार्मूला a प्लस में n - 1 इंटू डी। जो n होता है n से 1 कम आता है हमेशा। अगर n को आपने 5 रख दिया, a प्लस n की जगह 5 - 1 इंटू डी करोगे तो a + 5 में 7 गया 4d। तो मैंने यही तो बताया, d के साथ हमेशा 1 कम आएगा। यहाँ कितना है? 3, तो 1 कम आएगा 2d। यहाँ कितना है? 9, n की वैल्यू 9 है, 9 n - 1 होता है ना, तो 1 कम आएगा, 9 से कम 8d। n - 1 जो n होगा उससे 1 कम आएगा, उससे 1 कम आएगा। मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ 2 वेरिएबल हो गए तो इक्वेशन मान ली, 2 वेरिएबल हो गए इक्वेशन मान लिया, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दो। a प्लस में 8d हमें गिवन है -8, साइन बदलो माइनस ही हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल, माइनस के 6d बराबर हो गया 12। 8 और 4 12, डी की वैल्यू निकाल लो 12, और ये मल्टीप्लाई का आ जाएगा डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है भाई, -6 और डी के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो डी आ गया -2। एक साइन माइनस हो तो आंसर माइनस आता है, इस चीज़ को समझ ले। अगर मान लो ऐसा होता -3 - 6, तो 3 × 1 = 3, 2 = 6, तो आंसर आता 1/2। माइनस से माइनस कट जाएंगे, अगर 2 माइनस हो तो कट जाते हैं, 1 माइनस हो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, रिजल्ट माइनस आएगा। अब डी का जो मान आया है इसको या तो फर्स्ट में रख दो या आप लोग सेकंड में रख दो। ये सेकंड ही मैंने यहाँ लिख रखा है, तो a + 2d = 4। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, पुटिंग डी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, a + 2d, डी की वैल्यू कितनी है? ये -2 = 4। a प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4, 4a 4, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस, 4 और 4 8, 4 और 4 8। ए की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, डी की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। आप जो मर्जी पूछ ले। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपसे पूछा था विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अच्छा क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस लाइन का मतलब बताओ, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपसे 2 बात पूछता हूँ। इसका मतलब इसने पूछा विच टर्म ऑफ 0, तो इसका मतलब ये है क्या a0 निकालना, या an की वैल्यू, या an = 0 है, an = 0, इनमें से कोई एक ही चीज़ हो सकती है, इनमें से कोई एक ही चीज़ हो सकती है। हालांकि ये तो संभव है ही नहीं, a0 तो कुछ होता ही नहीं, आपको पता है, इसलिए यहाँ तो आप कंफ्यूज होने वाले बिल्कुल ही नहीं हो। तो इसका मतलब सर an = 0 है, an = क्या है? 0 है। लेकिन इस चीज़ को देखें,
मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इसने बोला विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ, हमेशा एक ही रामबाण है, हमेशा जिसके बारे में पूछो उसको ए एन के बराबर रख दो। किसके बराबर रख दो? ए एन के बराबर। लेकिन क्वेश्चन को भी समझ लेना भाई, ये बोल रहा है कि कौन सी टर्म है जो जीरो होगी। मान लो एक एपी है, मान लो एक एपी है, इसमें कौन सी टर्म है जो जीरो होगी, ये पूछ रहा है। कहाँ पर जीरो आ जाएगा? एक एपी दे रखी है, एक एपी चली हुई, हमें नहीं पता, तो इसने बोला कहाँ पर कौन सी टर्म है वो कौन सी टर्म पर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, जो जीरो है वो कौन सी टर्म है, जीरो जो है वो कौन सी टर्म है, विच टर्म कौन सी टर्म है जो जीरो है। तो जब ऐसा पूछा जाता है ना, तो हमें तो नहीं पता ना कि ये कौन सी, ये जो कौन जीरो जो है कौन सी टर्म है, हमें नहीं पता। जब हमें ना पता हो भाई, देखे हमें क्या पता है पहली टर्म हो जीरो, दूसरी टर्म हो, तीसरी टर्म हो, चौथी टर्म हो, पांचवी टर्म, हमें ना पता हो ना, तो उसको हमेशा लेट करते हैं, लेट nth टर्म इज जीरो। ये तो मैं आपको बता चुका था, लेट nth टर्म इज जीरो, लेट nth टर्म इज जीरो। और हमेशा मैंने तुम्हें बताया था, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, जो आपसे जिसके बारे में पूछता है उसको हमेशा ए एन के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? ए एन के बराबर रखते हैं। यहाँ से एन आपका आ जाएगा, चलो निकालो। a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी बराबर में जीरो। a की वैल्यू क्या है सर? a की वैल्यू 8 है, प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी बराबर जीरो। सर d की वैल्यू भी गिवन थी भाई, लिख लो, d की भी तो गिवन थी आपको। d कितना है? -2 हमने निकाला था, तो n माइनस का 1 -2, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस का 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा n माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो ये आ गया 4, और ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा n, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो आपको पता लगा होगा, तो फिफ्थ टर्म है एपी की, फिफ्थ टर्म जो है वो जीरो होगी। इसका मतलब ये जो उसने पूछा ना कौन सी टर्म है, तो फिफ्थ टर्म है। कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म है, जो कि क्या होगी? जीरो होगी। अब आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, हालांकि आंसर 5 आ चुका है, फिफ्थ टर्म एन की वैल्यू 5, फिफ्थ टर्म है वो। अगर फिर भी आपका मन ना माने तो आप इसको चेक कर लो ना, आप बोलो कि फिफ्थ टर्म सर जीरो होगी। फिफ्थ टर्म का मतलब, फिफ्थ टर्म का मतलब A5, सेवन टर्म का मतलब A7, फिफ्थ टर्म का मतलब A5, A5 की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? जीरो। यही तो बोल रहे हो। अब ये तो मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो A5 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 4D। देखो जीरो आएगा नहीं आएगा? A की वैल्यू कितनी आई थी सर? 8 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी आई थी? -2, तो डी की वैल्यू -2, 8 प्लस माइनस 4 2 जा 8, 8 में से 8 गई, जीरो। देखो आ गया, यानी फिफ्थ टर्म आपकी क्या आ चुकी है? जीरो आ चुकी है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप ऐसे भी निकाल करके चेक कर सकते हो, लेकिन ये चेक नहीं करना, आपको समझ ही आना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा था। वो बोल रहा था कि कौन सी टर्म जीरो होगी। जब हमें ना पता हो, हमेशा ए एन के बराबर रख लो उसको। किसके बराबर रख लो? ए एन के बराबर रख लो। समझ आया होगा फुली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 निकाले, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं ना प्रीसियस, कीमती, बिल्कुल प्रीसियस क्वेश्चन मानकर चलना भाई आप लोग। इसको क्वेश्चन आप लोगों ने निकाल लिया क्या? 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 336। हाउ मैनी टर्म्स, आपको कितनी टर्म लेनी होंगी? क्या? किसके लिए? सम के लिए। ऑफ 636 कि आपका सम जो है 636 आ जाए, आपको इसके लिए कितनी टर्म लेनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ। देखिए पहले तो आपका क्या पी गिवन है, मैं वो लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। 9 17 25 ... अब मेरी बात को ध्यान से सीखे। जो पिछले क्वेश्चन गिवन था और जो ये क्वेश्चन गिवन है, इनमें कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। पहले तो ये बता दो कितना आप लोगों को, मेरे को ए की वैल्यू बच्चा जानता है, फर्स्ट टर्म होती है, डी भी बच्चा जान चुके आप। तो A2 में से A1 घटाएंगे, 17 में से 9 घटा दोगे तो 8, कितना आएगा? 8। ये तो आप लोगों ने निकाल लिया। AD AP जब गिवन थी, A और D निकल गया। अब आपसे पूछा कि 636 सम लेने के लिए कितनी टर्म लेनी होगी? कितनी टर्म लेनी होगी? सम का जिक्र आया, देखो किसका जिक्र आया? सम का। मैंने क्या बताया था इससे पहले, जब भी आप कंफ्यूज हो जाए, ए एन के बराबर वैल्यू रख दो। किसके बराबर वैल्यू रख दो? अब की बार सम का जिक्र है, जब कंफ्यूज हो जाओ तो किसके बराबर वैल्यू रख दो? एस एन के बराबर। एस एन बराबर 636 गिवन है ये, मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये गिवन है। अगर आप समझना चाहते तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। इसने बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितनी टर्म लेनी होगी? कितनी टर्म लेनी होगी 636 योग लेने के लिए? देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने पुटअप करता हूँ। जैसे मैंने लिया 2 4 6, अब इनका सम करके देखो, इनका सम है 6 और 4 10 2 12। अब मैं आपसे बोलूँ कि 12 सम लेने के लिए कितनी टर्म लेनी होगी? कितनी टर्म लेनी होगी 12 सम लेने के लिए? मैंने एक एपी दे दी,
आप लोगों को ऐसे डॉट 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 करके, या 12 की बजाय और आगे बढ़ा लो इसको, यहाँ मान लो 8 आता तो 2 4 6 8 8 जोड़ते तो कितना आ जाता 20 20। लो 20 सम लेने के लिए आप 20 सम लेने के लिए कितनी टर्म लेनी होगी, तो सम 20 है ना, तो ये एस एन की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एस एन की। और जब भी आपको टर्म निकालनी हो ना, जब आपको टर्म निकाली हो, कितनी टर्म, हाउ मैनी टर्म्स जब भी निकालनी हो वो दो ही तरीके से निकलेगी, या तो ए एन के बराबर वैल्यू रख करिए, एस एन के बराबर, सम का जिक्र है तो एस एन के बराबर रख दो, सिंपल है। तो इसमें सम बोला हुआ है तो एस एन की वैल्यू है, समझ आई होगी मेरी बात भाई। इसमें बोला हुआ है सम 636 है, तो देखो ना मैंने भी क्या लिखा, सम 636। मैं टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बदल करके क्वेश्चन आया, सीबीएसई में भी आया, एचबीएसई में भी आया, दोनों में इंपॉर्टेंट है। अब एस एन का फार्मूला बच्चा जानता है सर, बताओ, n/2 × 2a प्लस में n-1 × d इज इक्वल के नीचे इक्वल 636 के नीचे 636। अच्छा जी करो, n 2a की वैल्यू तो गिवन है 9 प्लस n निकालना ही है, d कितना 8 है बराबर 636। देखिए नीचे वाला 2 डिवाइड वाला 2 ऊपर चला जाएगा, से बच्चे जानते हैं नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, लेकिन ये तो n है, मैं उधर लेके नहीं जाऊंगा, n तो मेरे को निकालना है, इसलिए n तो ये पड़ा रहेगा, ये डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। इसका स्ट्रक्चर सीखना, इसका स्ट्रक्चर सीख ले रे मेरे राजा। 9 दूनी 18 प्लस 8 को अंदर भेजो, ये हो गया 8n 8 एकम 8, 636 का करोगे 1272, इसको सोल्व करो, इसको पहले सोल्व कर लो, ये हो गया 8n प्लस में 10। अब बोलोगे कैसे है? कैसे भाई, देखो ना ये 8n का 8n 18 में 60 गया 10, अब इस n को भी अंदर भेज दो, ये परेशान हो रही है, ब्रैकेट के बाहर n पड़ा ना, n को अंदर भेज दो, इससे मल्टीप्लाई करेगा इससे भी करेगा, तो 8n² प्लस में 10n, अरे प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1272 बराबर 0। आप बोलोगे सर क्या कर दिया भाई, देखो 8n की n से करूंगा, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड होगी n की पावर 2, और 10 की n से करूंगा 10n, और ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया। अब क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, 2 छोटा कर लो ना टर्म को, देखो ये भी 2 से डिवाइड है, भी 2 से, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड किससे डिवाइड कर दो 2 से करोगे तो ये 4n² बचेगा, ये 5n बचेगा, ये 636 बचेगा इक्वल टू 0। अरे 2 से डिवाइड कर लोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 1272 का 636 हो जाएगा। अब आगे क्वाड्रेटिक, यही तो इम्पोर्टेंट था, अब आगे क्वाड्रेटिक। अब इसमें आपको चैप्टर 2 चैप्टर 3 आप लोगों ने जो सीखा होगा उसकी हेल्प पड़ेगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, लेकिन करने का तरीका देखो पहले। देखो वैसे तो ये होता है पहला सेम, अगर आप मेरे तरीके से लोगे लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, और ये 0, मैं तो ऐसे कराता हूँ भाई, पहला सेम लास्ट सेम बीच का साइन सेम। अब लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो, सर लास्ट और लास्ट कौन, 636 की और इस 4 की, इनकी मल्टीप्लाई करो। 636 की 2 से करूँगा 1272 आएगा, कितना आएगा 1272 आएगा, और 1272 की फिर 2 से करूँगा 2 दूनी 4 2 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 है 25 44, तो 25 44 के फैक्टर करने पड़ेंगे आपको हमेशा इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, लास्ट और लास्ट की, जो कि 25 44 आया, 25 44 के फैक्टर आपको आने चाहिए। अब 25 44 के फैक्टर मेरे को तो आते नहीं, मुझ बनी भाई ना, मेरे याद है, हालांकि मैं इसको कई बार क्वेश्चन को कर चुका हूँ, लेकिन मेरे याद थोड़ी है, तो याद नहीं है, तो मैंने एक चीज़ बता रही कि लास्ट का साइन देखो माइनस है, लास्ट का साइन क्या है माइनस, अगर माइनस हो तो n के कोफिशिएंट के ऊपर से चलेंगे, अगर ये प्लस होता है n के कोफिशिएंट के नीचे से चलते। माइनस है, कोई बच्चा नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव तो मत बोलो, जो बच्चा माइनस में है मतलब जिसका बेस 0 उसको ऊपर उठाना, कहाँ उठाना, ऊपर, ऐसे याद कर लो, माइनस है तो ऊपर उठाना, तो ऊपर से चलेंगे n के कोफिशिएंट के, ठीक है। तो और प्लस होगा तो उल्टा हो जाएगा, नीचे से चलेंगे फिर, तो 5 n का कोफिशिएंट 5 है, 5 के ऊपर क्या आएगा 6 7 8 9 10, ऐसे n का कोफिशिएंट 5 के ऊपर क्या आएगा 6 7 8 9 10 आएगा, ऐसे वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, और मल्टीप्लाई हमेशा 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, अगर ऐसे बढ़ूंगा ना 10 11 12 तो दिन से रात हो जाएगी। गैस करेंगे, जंप मारेंगे, जंप, यानी इसमें 10 जोड़ लो 20, इसमें 10 जोड़ो 15, इसमें 10 जोड़ो 30, इसमें 10 जोड़ो 25, इसमें 10 जोड़ो 40, इसमें 10 जोड़ो 35, 10 जोड़ते चले जाओ, दिन से रात कर लेना। अरे नहीं 25 44 देख भी लो, कहीं गुणा करके 25 44 के आसपास खड़े हो या नहीं खड़े, या आगे निकल गए, तो कर लो सर, कर लो सर। देखो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ये तो हम 1400 के नज़दीक ही है भाई अभी तक, तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है 1400। अगर 50 पे जंप मारना 50, और ये आ गया 45, 50 और ये कितना आ जाएगा आपका 45, 10 10 मैंने सब में जोड़ दिया, तो इसको करके देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा भाई 0 5 5 25 2 5 का 20 2 22 22 50, देखो बिल्कुल इसके नज़दीक आ गए 22 50,
22 50। तो अब जब मत मारो धीरे धीरे आगे बढ़ो, 50 आ गया, 50 के आगे क्या आएगा सर 51 52 53। अच्छा यहाँ 45 था, यहाँ क्या आ जाएगा 46 47 48। इकाई अंक क्या चाहिए आपको 4, 4 पे रुको, 6 एकम 6 इसका फायदा नहीं है, 7 दूनी 14 इसका फायदा हो सकता है, 8 या 24 इसका फायदा हो सकता है। ये भी इकाई अंक 4 दे रहा है, भी इकाई अंक 4 दे रहा है। पहले मैंने इकाई अंक पे वैल्यू रोक दी, ये भी 4 दे रहा है, भी 4 दे रहा है, तो आंसर ये है। दूसरा इनका डिफरेंस 5 आना चाहिए। 52 में 47 घटाओ 5, 53 में से 48 घटाओ 5, दोनों का डिफरेंस 5 है। तो या तो ये वैल्यू है 100% या ये वैल्यू है। अब मैं सिर्फ इसकी गुणा करके दिखा रहा हूँ, इसकी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को तो याद है ये तो 24 44 आता है, जहाँ तक मेरे को याद है 24 44 आएगा, आप करके देख लेना। और ये आएगा 25 44, ये आएगा 25 44, मैंने 444 ज़्यादा लिख दिया 25 44। फिर मैं करके दिखा देता हूँ 53 और 48 की, 53 और 48 की। तो एक काम कर लेते हैं ना, 48 है ना ये, तो 48 12 चौक 48 कर लो ना इसको, देखो जल्दी करने के लिए 12 चौक 48। सब बोलोगे आपने ये क्यों किया भाई, मेरे को 12 का पढ़ा था, 4 का भी जल्दी हो जाएगा ना। 12 से कर लो, 12 36 6, 12 पंजे 60 और 6 66। लो अब 4 से करना ईजी है, 6 चौका 24 2 सॉरी 4 3 12 आएगा भाई। ये क्या कर दिया रे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 12 चौक 48 53, 12 3 36। अरे मैंने गलत कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दिया बाद में। दोबारा देखो 12 3 36 6 हासिल, 12 3 36 6 लिखा जाएगा 3 हासिल भाई। 12 पंजे 60 60 और 3 63, इसकी गुना होगी ना 4 से। 6 चौका 24 2 6 2 4 3 12 14 1 और 6 चौका 24 1 25। लो मल्टीप्लाई करके 25 44 आ गया। कितना आ गया भाई 25 44 जो हमें चाहिए था। अब आपको समझ आया होगा, इसकी खुद करना। तो आपका ये आया वी फैक्टर 53 और 48। तो ये लिखे जाएंगे यहाँ पर 53n और 48n। अब देखो अब यहाँ पर समस्या होती है, प्लस लगाओ या माइनस, ये कैसे पता लगता है भाई? यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 5 है, 5 कैसे आया था 53 में से 48 घटाओ, घटाने पर माइनस, घटाने पर। जब घटाने के लिए आप जानते हैं एक प्लस लेते हैं और एक क्या लेते हैं हमेशा माइनस। घटाने के लिए हमेशा विपरीत साइन का यूज किया जाता है, जोड़ने के लिए सेम साइन का यूज किया जाता है। ये बात आपको आनी चाहिए। पहले 2 में कॉमन लो, लास्ट 2 में कॉमन लो। इनमें सिर्फ n कॉमन है, n ले लो, n से एक n कटेगा तो 4n प्लस 53। अब बच्चा एक चीज जानता है सर क्या, 48 और 636 में कॉमन लो, इसमें भी पता नहीं लग रहा क्या कॉमन है। तो एक चीज मैंने बता रखी, ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी, ब्रैकेट हमेशा क्या आएगी सेम। तो आप ब्रैकेट सेम रख दो, ब्रैकेट क्या रख दो सेम। पहले को पहले से डिवाइड दे दो, ये माइनस है तो यहाँ माइनस ही आएगा 100%, जो यहाँ साइन होता है वही आता है। एक तो साइन समझ लो ये। दूसरा पहले को पहले से डिवाइड दे दो, आपको कॉमन पता लग जाएगा यहाँ क्या आएगा, या दूसरे को दूसरे से डिवाइड कर दो तो भी पता लग जाता है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए देखो, इस पहले को पहले से डिवाइड करना, इसका पता लग जाएगा बाहर क्या आया। 4 है, ये था 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर को 4n से करो, 4 से 4 कट गया, n 2n थे तो क्या बचा, एक n कट गया तो n पता लग गया। अगर आप पहले को पहले से डिवाइड करोगे तो कॉमन का पता लग जाता है। दूसरे से कर लो, चाहे 53 से 53 कट गया, क्या बचा खाली n। तो यहाँ भी यही करना है। तो n से तो n कट गया, 4 से करोगे तो 12, 4 एकम 4 12, तो इन दोनों में कॉमन था 12, तो ये हो गया 4n प्लस 53 एक फैक्टर, और एक हो गया n माइनस 12 इजक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई का रिलेशन आ गया 4n प्लस 53, ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0, और n माइनस 12 ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0। तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ भाई, यहाँ ले लेता हूँ 4n प्लस 53, यहाँ से n की 4n प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू निकाल लो माइनस 53, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। एक तो n की वैल्यू आ गई माइनस 53/4, एक इसको ले लो, n माइनस 12 बराबर 0, तो माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बता दो, आप n की वैल्यू कौन सी लोगे, -53/4 या 12? आप सभी बच्चे जानते हैं एपी के अंदर n नेचुरल संख्या होती है, यानी गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7, तो n आएगा 12। n नेगेटिव नहीं हो सकता पहली तो बात, दूसरा n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो आपका आंसर आएगा 12। तो उसने बोला था 636 योग लेने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेगी? पहली 12 टर्म आपको लेनी पड़ेगी। कितनी टर्म लेनी पड़ेगी? पहली 12 टर्म आपको लेनी पड़ेगी, जिनका योग कितना आ जाएगा 636। मैं इसको वेरीफाई भी कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी चली जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। आप स्ट्रक्चर इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कई बार घुमा करके आया, ये बोल देता है कि 636 योग लेने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, या ये बोल देता है कि 1280 सम लेने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, 1280 सम प्राप्त करने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेगी, फिर भी वही होगा। ये 1280 सम बोला ना, तो एसएन की वैल्यू है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दे लेना। चले नंबर 13 से हम शुरुआत करेंगे। अब 5.2 का एक क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? जब भी ये पूछे ना हाउ मैनी, एक बात को समझ लेना भाई, जब भी आपसे पूछे ना हाउ मैनी, तो इसका मतलब ज़्यादातर एपी का क्वेश्चन है, आप ये को तो समझ ही गए होंगे। हाउ मैनी टर्म
हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बोला, देखो टर्म का यूज नहीं किया, नंबर बोल दिया। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने नंबर है जो 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होंगे। तो बेसिकली वो एनी पूछ रहा है, आप लोगों से क्या पूछ रहा है, एनी पूछ रहा है, जो कि घुमा करके थोड़ा आपको लैंग्वेज में फंसा दिया, ठीक है। अब इसने बोला 3 डिजिट, मैं पूरा बताता हूँ। 3 डिजिट इसने जिक्र किसका किया है, 3 डिजिट नंबर का। तो 3 डिजिट नंबर लिखो पहले तो आप लोग। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100, फिर होता है 101, फिर डॉट डॉट, और लास्ट नंबर होता है 999। ये 3 डिजिट के मैंने नंबर लिख दिए, मैंने एपी नहीं लिखी, मैंने 3 डिजिट के नंबर लिखे हैं। उसने 2 कंडीशन दी थी, एक तो 3 डिजिट का नंबर हो जो कि आपके सामने पड़ी हुई है, दूसरी कंडीशन दी थी वो 3 डिजिट के नंबर लेने जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है। हालांकि मेरे को तो डायरेक्ट आता है 7 से डिविजिबल। सर कैसे भाई, देखे ऐसा कर लो ना, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 165, यानी 105 पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपको शॉर्टकट आते नहीं आते तो सबसे आप लोगों को पता 3 डिजिट का नंबर 100 है, तो 100 को 7 से डिवाइड कर दो ना। 7 1 जा 7, बचा 3 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। अब देखो रिमाइंडर बटा 2, अगर मेरी बात को समझना, 100 में से 2 घटा दो ना, 100 में से क्या घटा दो 2, 98, जो रिमाइंडर बच गया वो घटा दो, तो ये जो आंसर आया 98, ये किससे डिविजिबल आएगा, हमेशा 7 से। किससे डिविजिबल आएगा, 7 से। ये बात समझ लेना। अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर ये रिमाइंडर क्या आ जाता 0, तो ये 7 से पूरा डिविजिबल हो जाता, ये पूरा का पूरा क्या हो जाए डिविजिबल। लेकिन रिमाइंडर कितना आया 2, तो जो रिमाइंडर आता है उसको हमेशा माइनस कर दो नंबर में से, 100 में से 2 क्या 98, तो 98 वो नंबर आ गया जो 7 से डिविजिबल है। लेकिन उसने बोला 3 डिजिट का लेना, ये तो 2 डिजिट का आया, तो इसमें अब आप 7 से डिविजिबल था 7 जोड़ दो, 7 से डिविजिबल है तो 7 जोड़ दो, तो ये आ गया 8 और 7 15, 105, 105। 105 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। जो आपकी एपी है वो अब आपकी बनेगी 105, फिर इसमें 7 जोड़ दो 112, फिर इसमें 7 जोड़ दो 119, ऐसे 7 जोड़ते चले जाएंगे। अब आओ लास्ट 909, क्या ये भी 7 से डिविजिबल होता है 999, इसको भी चेक कर लो, इसको भी ऐसे ही चेक करते हैं, इसको भी ऐसे ही चेक करते हैं, 7 से करो। 14 सत्ते 98, 14 पे पूरा चल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 14 सत्ते 98, बचा 1 19, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचा 5, कितना बचा 5। मैंने बताया अभी जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस करते हैं हमेशा, तो 999 में से 995 माइनस करोगे तो 994, 994 वो नंबर आ गया जो 7 से डिविजिबल है, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर। तो 994, 994 वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। दोनों कंडीशन अब हमने सीख ली। पहली क्या थी, 3 डिजिट के नंबर होने चाहिए, बिल्कुल 3 डिजिट के नंबर है। दूसरी कंडीशन बोली कि 7 से डिविजिबल हो, बिल्कुल वो नंबर लिख दे जो किससे डिविजिबल है 7 से। अब उसने क्या पूछा था, अब उसने ये पूछा था कि ये ऐसे कितने नंबर है, हाउ मैनी कितने नंबर है, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की। और एन की वैल्यू क्या आप लोगों को मैंने नहीं सिखाई कैसे निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हजारों बार हम कर चुके हैं। मैंने बताया था कि अगर आपसे ये पूछे ना इसमें कितनी टर्म है, तो हमेशा ही क्या काम करो, लास्ट वैल्यू को हमेशा किसके बराबर रख दो, ए एन के बराबर। बताया था, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ हमेशा लास्ट वैल्यू को किसके बराबर रख दो, एन के बराबर रख दो, तो बस सिंपल हो गया। इसमें ए कितना है, सब बच्चों को दिख रहा है 105 है। डी कितना है सर 7 है, क्यों 112 में से 105 घटाओगे तो कितना आएगा 7। अब लास्ट टर्म को 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप लोग। अगर ए टी क्या लिखना चाहिए ना वो भी ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रख देते हैं, ए एन के बराबर। किसके बराबर रख देते हैं, ए एन के बराबर। तो अब आप काम कर सकते हो। तो ये हो गया ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी, ये हो गया 994। ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 7, ये है 994। अब आप क्या काम करोगे, ये तो मैंने सिखा ही रखा, n माइनस 1 इंटू 7 994, और ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। घटा सकते हो बिल्कुल, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बच गया 8, 9 में से 1 गया 8, यहाँ आ गया n माइनस का, और मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगी। तो करो इसको, 7 से काटो, कितना जाएगा 14, 7 से 11 से 73, 12 से 84, 12 पे चल जाएगा भाई। किस पे चल जाएगा 12 पे, 12 से 84, तो बचेगा 4 49, 7 7 49, 127, और ये माइनस का उधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर आ गया 128। कितना आ गया 128। तो कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होते हैं 128। कितने नंबर ऐसे 128। आपको समझ आया होगा। देखो ये एपी बनाने, जिस बच्चे ने एपी बना ली ना, ये एपी बस वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एपी बनाना ही मुश्किल है,
एपी कैसे बनेगी, 3 डिजिट के नंबर हो, पहले 3 डिजिट के मैंने नंबर लिख लिए, 3 डिजिट 100 से शुरू होता है, सब छोटी संख्या सबसे बड़ी, फिर मैंने निकालने का तरीका भी तुम्हें बता दिया कैसे निकाला जाता है। जिनको शॉर्टकट आती है तो डायरेक्ट ही निकाल लेगा भाई। क्वेश्चन ये थोड़ी ना एग्जाम में 7 से डिविजिबल, क्या पता ये आ जाए 9 से डिविजिबल, क्या आ जाए 11 का मल्टीपल हो, बदल कर क्वेश्चन बोलेगा, लेकिन तरीका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 एंड 250, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये क्या बोल रहा, हाउ मैनी आ गया, इसका मतलब तो n निकालना। दूसरी बात इसने बोला कि 10 और 250 के बिटवीन 4 के मल्टीपल बताने, किसके बिटवीन, 10 और 250, 250, 10 और 250 के बिटवीन 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल। अच्छा जब इसने बोला 10 और 250 के बिटवीन, इसका मतलब तो ये है ना तो 10 को लेंगे ना 250 को लोगे, पहले तो बात इसके बिटवीन लेने हैं, इसके बिटवीन लेने हैं। अब इसके बिटवीन तो क्या आएगा सर, इनके बिटवीन तो आएगा 11, 12, 13, डॉट 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 और लास्ट नंबर आएगा 249, ये आएंगे भाई इसके बिटवीन। लेकिन ये एपी नहीं है, जो इसने कंडीशन बोली है ना वो कंडीशन देखो, एपी तो आपकी ये बनेगी, एपी तो आप लोगों की ये बनेगी, उसने ये भी तो बोला वो 4 के मल्टीपल हो, किसके मल्टीपल हो, 4 के। 4 के मल्टीपल का मतलब 4 से डिवाइड होना, तो 4 से डिवाइड क्या 11 होता है, नहीं पहला क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 4 ही जोड़ते चल जाओ 16, ऐसे ही, और लास्ट क्या आएगा, ये 249 होगा नहीं 248 होगा। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगे, वही तरीका है, सेम तरीका है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 के मल्टीपल बोले, 4 से डिवाइड बोले, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, 4 6 24, ऊपर से 9, 4 2 8, बचा रिमाइंडर 1 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 0 बचता, तो एक 4 से पूरा डिविजिबल था। अब सर हम क्या करें भाई, जो रिमाइंडर बचता है उसी को माइनस करते हैं, तो 248, तो ये वो नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से, ऐसे निकालना। तो आपको देखो पहले तो इसने ये बोला था इनके बीच तो ये नंबर आते हैं, एक कंडीशन तो ये कर दी मैंने बिटवीन, दूसरी कंडीशन भी बोली थी दोनों वेरीफाई होने चाहिए, कि दूसरी ये बोली थी कि 4 के मल्टीपल हो। अब ये 12, 16, 248 किसके मल्टीपल है 4 के, तो राइट एपी ये है, इनका कोई काम नहीं है। आप चाहे क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर लो या फिर ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल राइट है, राइट जाएगा। अब आप इसमें ये बता दो ए की वैल्यू तो कितनी है सर 12, डी की वैल्यू कितनी है, A2 -7, 16 - 12, 16 - 12 4 के मल्टीपल है तो डी भी 4 ही आएगा। अब उसने पूछा था कितने ऐसे नंबर है, और इसको तो मैं बार बार बता चुका हूँ, हमेशा क्या काम करते हो आप लोग, लास्ट टर्म को किसके बराबर रख देते हैं, an के बराबर, लास्ट टर्म को किसके बराबर रख देते हैं, an के बराबर, और an के बराबर रखते हैं क्योंकि आपके पास a भी है d भी है, तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकल आएगी, n की। हालांकि मैं निकाल कर चलो दिखा देता हूँ, a + n - 1 × d बराबर 248, a कितना आया है 12 प्लस में n - 1 d कितना आया है 4 बराबर 248, तो n - 1 4 248, और ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा सर 236, ठीक है 236, 238 और 10 248, ठीक है। n - 1 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चल जाएगा, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 36, 4 में 36, तो 59, और ये -1 उधर जाकर प्लस, तो n कितना आ गया 60, n कितना आ जाएगा आप लोग का 60। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 के मल्टीपल थे, 10 और 250 के बीच 60, कितने नंबर थे 60। ये आप लोग नंबर 12 में क्या बोला हुआ, देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसने पहले तो बात ये बोल दी, एपी के बारे में बता दिया, एपी वो लोगे आप लोग जो डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल होगी, 6 से डिविजिबल का मतलब 6 की टेबल होगी भाई, 6 से डिविजिबल का मतलब 6 की टेबल होगी। पहले तो एपी बनाना आप लोग को समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा देख लो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, आपको सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो किससे डिविजिबल है 6 से, तो 6 से डिविजिबल की एपी है ये, इसमें ये कितना है 6, डी भी कितना होगा सर 6 ही होगा भाई, घटाओ 12 - 6 6, 18 - 12 6, ए भी 6 है और डी भी 6 है। अब आता है क्वेश्चन मेनली, अब क्वेश्चन आ जाता है मेनली, आपको क्या निकालना है आपको क्या निकालना है भाई, आपको क्या निकालना है। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, आपको S40 निकालना भाई, क्या निकालना है S40 निकालना है। इसने बोला पहले 40 टर्म का योग क्या होगा, फाइंड द सम कितना होगा, सम पूछा आपको, क्या पूछा सम, किसका सम S40 का, पहले 40 पदों का योग, फर्स्ट 40 पॉजिटिव। मैं एक चीज़ सिखाता हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ आ जाओ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब वो बोलते हैं ना फर्स्ट 40, फर्स्ट के बाद हमेशा n की वैल्यू होती है, रामबाण है,
अगर फर्स्ट के बाद कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमेशा n होगा, हमेशा क्या होगा, वो n होगा, ठीक है। फर्स्ट 40, तो फर्स्ट 40 का मतलब होता है S40, S40। फर्स्ट 30 का मतलब होता है पहले 30। हालांकि सम भी बोलेगा वो, सम ऑफ फर्स्ट 40, सम ही बोलेगा तभी ऐसा आएगा, लेकिन फर्स्ट के बाद ये हमेशा n ही होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको इसमें सिंपल SN का ही फार्मूला यूज करना है, जो कि होता है n/2 × 2a प्लस में n-1 × d, ये लगेगा क्योंकि उसने बोला है पहले 40 पदों का योग। फर्स्ट 40, तो n की वैल्यू 40 है, n की वैल्यू क्या 40, आप आराम से निकाल सकते हो। फर्स्ट 40 का मतलब n की वैल्यू 40 है, n की जगह क्या रख दो 40, और सम बोला था तो S40 आएगा, सम बोला था तो S40 ही आएगा, ठीक है। अगर आपको खालती बोलता बिल्कुल आपको यही बोलता कि फाइंड द 40th टर्म, फाइंड द 40th टर्म, तब आप A40 निकालते, फाइंड द 40th टर्म, फिर आप A40 निकालते। अगर सम बोला है तो फिर S40 निकलेगा। दोनों का अंतर समझ आ गया क्या? अरे भाई आपको अगर ये बोलता 40th टर्म, ये बोलता फाइंड द 40th टर्म, तो इसमें तो कहीं सम का जिक्र है नहीं, तो ये A40 निकालना था उस सिचुएशन में। अगर आपको बोलता सम फर्स्ट 40 टर्म, तो फिर ये S40 निकालना। दोनों में अंतर सीख लो भाई, दोनों में अंतर सीख लो, ठीक है। अब S40 निकाल लो, n की जगह 40 रख दो, 40/2 × 2a, a की वैल्यू 6 है, प्लस 40 - 1, d कितना है 6 है, तो इसको सोल्व करना है। 2 से काटोगे 20, 6 2 = 12, ये 40 में गया 39, 39 × 6 कर लो, 39 × 6 कर लो, तो 39 × 6 कर पाओगे क्या? या 40, देखो हमें क्या करना है भाई, हमें करना है 39 × 6, 39 × 6, 40 × 6 कर लो, 240, 240 में से 6 ही घटा दो, तो 6 घटा दोगे तो 200 कितना आ जाएगा भाई, 40 में 6 गया 34, 234, तो कर दो इनको, 20 की गुणा हो जाएगी आपकी, 4 2 6, 23 1 24, तो आ गया 0, 46 दूनी कितना आ जाएगा आपका, 6 दूनी 12, 48 से 49 20, कितना आ जाएगा 49 20, कर लोगे मल्टीप्लाई तो, अरे 6 दूनी 12 एक हासिल, 6 दूनी 12 एक हासिल, 24 दूनी 48 और 49 20, 4920। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। आपको ये समझ लेना जरूरी है कि S40 निकालना या A40 निकालना, समझ पाओगे। सम का जिक्र आएगा तो S40 आएगा सिंपल, नहीं तो A40 होता। बस इतना भी लॉजिक नहीं समझ पकड़ पा रहे क्या आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालना है, बता पाओगे क्या? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रीजन, उनको ये नहीं पता कि सम तो निकालना है कि आपको S15 निकालना है या S8 निकालना है ना। n की वैल्यू बताओ, चलो छोड़ो, n की वैल्यू बताओ कमेंट में कि इसमें क्या है, 15 है या 8 है, इसमें n की वैल्यू क्या है। मैंने अभी बताया था फर्स्ट के बाद जो लिखा होता है वो n होता है, तो इसमें S15 निकालना है, इसमें S15 निकालना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के पहले 15 पद लेने हैं, 8 के पहले 15 पद, 8 के पहले 15 15 टर्म लेनी है, उनका सम पूछा हुआ है। तो 8 की AP है, 8 की AP है। सिंपल और बताऊं तो 8 की टेबल है, 8 16 24 ऐसे डॉट 15 तक लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो AP से सिर्फ A और D निकालना तो हमें दिख ही रहा है। A भी 8 है जब 8 की टेबल है, और D भी कितना है सर 8 है। अब आपको समझना जरूरी था कि अब आपको निकालना क्या है, S15 निकालना है, A15 निकालना, ये भी आप लोग जान लें। सम पूछा हुआ है, सम पूछा तो S15 निकालना, क्या निकालना है S15। अभी फार्मूला तो SN का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, चले आप नहीं मानते तो मैं एक बार और लिख देता हूँ, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये अच्छा n 15 है तो ये आ गया 15/2, 2a कितना है सर 8 है, प्लस 15 - 1 और d कितना है 8 है, तो ये हो गया 15/2, 8 दूनी 16 और 15 में सुन गया 14, 14 8 112, 14 8 112। कर लो भाई, ये आ गया 15/2, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका 6 और 2 8 11 1 12 128, 2 से काट दो, 2 6 12 2 चौके 8, तो 15 से कर लोगे गुणा, 15 चौके 60, 15 चौके 60 6, 15 6 90 और 6 96 960। तो पहले 15 योग पदों का जो आंसर आ जाएगा, पहले 15 जो आपके पहले
15 टर्म है, उनका सम कितना आएगा 960। कितना आएगा 960, जो कि किसके मल्टीपल थे 8 के। किसके मल्टीपल थे 8 थे, 960। अच्छा जो भी यहाँ सम आएगा ना, एक बात का ध्यान देना, जो भी यहाँ सम आएगा वो 8 से डिविजिबल, 8 के एपी चलिए तो 8 से जरूर डिविजिबल होगा। क्या 8 से करता है 12 8 96, बिल्कुल करता है। तो मतलब इससे गैस लगा सकते हो। नहीं समझ आया तो आपको तो SN का फार्मूला लगाना था, ऐसे निकालना था भाई, छोड़ो। चले क्वेश्चन नंबर 14 बताएं। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बिटवीन आपको नंबर लेने हैं। 0 और 50 के बिटवीन ओड नंबर लेने हैं। कौन से नंबर लेने हैं? ओड नंबर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, आपको सम तो निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, तो आपको सम तो निकालना है, SN तो निकालना है, SN तो निकालना है। अभी बच्चों को फिलहाल N नहीं पता क्या है, फिलहाल बच्चों को ये नहीं पता कि N कितना है। SN निकालना बोला हुआ, सम निकालो। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर, ओड नंबर का सम निकालना है। N की वैल्यू नहीं पता कितनी है, लेकिन कंडीशन दे दी, ओड नंबर लेने हैं 0 और 50 के बीच। 0 और 50 के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इस पर, स्टार। अब सर कैसे करें? 0 और 50 के बीच पहले तो ओड नंबर लो, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, .49 आएगा। ये मैंने वो लिख दिए, एक जो इसने बोला था कि ओड नंबर लेने, ये तो आपकी एपी आ गई, ठीक है। अब इसमें A कितना है सर 1 है, D कितना है 3 - 1 2 है। मेरी बात को समझ लेना, D तो निकालना आता है A2 - A1। अब ये वो एपी है, ये वो ओड नंबर है, लेकिन ये ओड नंबर है कितने? हमें तो सम निकालना होता है कि हमें सम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है N का पता हो, तभी तो सम निकालोगे। पहले 6 पदों का सम, फर्स्ट 9 टर्म का सम, फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है, लेकिन कितनी टर्म का निकालना ये नहीं पता। उसके लिए एपी दे तो दी, ये एपी है, तो लास्ट टर्म कितनी है 49, बस लास्ट टर्म कितनी है 49। तो हमें अगर आपको N निकालना होता है, N किससे निकलता है? लास्ट टर्म से। AN के बराबर 49 रख दो। ये मिक्सचर है 5.2 का भी 5.3 का भी, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कार्य करेगा? N पता नहीं, तो N नहीं पता होता तो मैंने बताया था लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रख दो? AN के बराबर। यहाँ से N निकल आ जाएगा। सर क्यों भाई? A और D तो पता ही है, तो N ही तो निकलेगा। A प्लस में N माइनस का 1 इंटू D बराबर 49। A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में N माइनस का 1, D कितना है 2 बराबर 49। तो N माइनस का 1 49 प्लस का 1 इधर माइनस का 1 हो जाएगा 48, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, अरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 2 दूनी 4 2 चौके 8। तो ये बचा था इधर, कितना बच गया था रे? हमने कुछ गलत कर दिया, बिल्कुल यहाँ पर ये 2 भी तो आएगा, ये प्लस का 1 माइनस ये पूरा आएगा। अब ये बचा खाली N-1, क्या बचेगा N-1 मल्टीप्लाई का किस में लेके डिवाइड में N, और ये 24, और ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो N की वैल्यू होगी 25। तो इसमें कितनी टर्म है इस एपी के अंदर? इस एपी के अंदर 25 टर्म है। कितनी टर्म है? 25। अब आपको समझ आ गया, अब आपको समझ आ गया कितने ओड नंबर है। अब देखो ये सारे ओड ही थे, लेकिन कितने थे ये तो नहीं पता था, पता लग गया 25। कितने ओड थे? 25। तो इसका मतलब सम तो निकालना था। अब आपको S25 निकालना, क्या निकालना है? S25 निकालना है, S25 निकालना है, SN। अब देखो SN का एक फार्मूला तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक दूसरा फार्मूला बताता हूँ। एक दूसरा बोलता है N/2 इंटू A प्लस L, ये भी NCERT में दे रखा है। आप हालांकि उससे निकाल लो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, उससे ही निकाल लेना। लेकिन ये फार्मूला भी अच्छा है, ये तब लगता है जब आपको लास्ट टर्म पता हो। लास्ट टर्म तो हमें पता ही है 49, जल्दी आ जाएगा आंसर बस। अगर आप लोग इसको भी देख लो ना, क्या पता है MCQ में बन जाए फार्मूला आंसर तो पहले उसी से, क्योंकि ये उसी से निकला है फार्मूला। आप बोलोगे मैं बता दूंगा कैसे बना हुआ है, लेकिन ये लगेगा तभी जब आपको लास्ट टर्म देगा L, लास्ट टर्म कितनी है 49, अब लग जाएगा ये। N तो पता ही लग गया बच्चे को 25/2। A कितना है? A पहले पता था 1 है, प्लस में L कितना है? लास्ट टर्म थी 49, तो इसको करो 25/2 मल्टीप्लाई में 50, 49 1 50, 49 1 50, 2 से काटोगे 25, 25 गुना 25 625। तो आपका कितना समझ आएगा? फर्स्ट कितना समझ आएगा आपके ओड नंबर का, जो कि 0 और 50 के बीच ओड नंबर थे, उनका समझ आएगा 625। मैंने पूरा बता दिया आपको, विद लैंग्वेज भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है MCQ, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n² ये भी होता है। कभी भी आपको ओड नंबर का सम निकालना हो ना, अगर एक नंबर में आ जाए तो फिर इतना थोड़ी करोगे, एक नंबर में भी आया हो ये क्वेश्चन भाई, MCQ में 1 मार्क्स में बना था ये क्वेश्चन, तो फिर इसका फार्मूला होता है n²। क्या होता है? n²। सर अगर 1 मार्क्स में आया n², तो इसमें पता लगा लो ना, जो ये 0 और 50 के बीच जितने ओड नंबर थे ये थे, बच्चों को पता है कि 0 से 50 के बीच 49 तक 49 आएगा ना ओड नंबर, कि ये कितने हैं 0 से 50, बच्चा बता सकता है इनकी वैल्यू। भाई देखो 0 से 50 तक में कितने ओड हैं, 0 से 50 तक में कितने इवन है? अरे बच्चे को बता सर 0 से 50 तक जाओगे 25 इवन आएंगे, 25 ओड आएंगे।
अरे 25 ही 1 आएंगे, 25 और आएंगे, तो बस n तो पता ही लग गया बच्चे को 25 है, तो डायरेक्ट n स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर 25 गुना 25 लो 625, कुछ करना ही नहीं तो आंसर आ जाएगा 625। लेकिन ये फार्मूला तो तब लगाओगे जब 1 नंबर में आएगा, जब 3 नंबर में 4 नंबर में आएगा तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा। MCQ में आता है तो n स्क्वायर रट लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन n स्क्वायर n पता लगाना पड़ेगा, 0 से 50 में कितने आधे होते हैं, हाफ होते हैं, कितने होते हैं, हाफ होते हैं। समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब आपसे बोल देगा कि 10 और 50 के बीच में कितने ओड नंबर है, कितने ओड नंबर है। फिर यहाँ आपको, हालांकि मैं तो बता दूंगा कि कितने ओड नंबर है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। उस सिचुएशन में आप AP बनाना, लास्ट टर्म को AN के बराबर रखना और n निकाल लेना आराम से, फिर आंसर दे देना बिल्कुल आराम से, ठीक है। 0 और 50 के, जब 0 से शुरुआत करेगा तो आधे उड़ाएंगे और देवन, जब 0 से करेगा, जब किससे करेगा 0 से। चले, क्योंकि अभी आप MCQ तो सीख नहीं रहे हो, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता तो बात करते ना, क्यों टाइम खराब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेंगे भाई जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकता मैं, और वो आप लोग जानते भी होंगे। अब मैं थोड़े से लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 19 को रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनर ने पूछ लिया है। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next it. So फिगर 5.5 आप देख पा रहे हो। इन हाउ मैनी रो आर 200 logs placed and how many logs are in the top row। देखिए हाउ मैनी रो, हाउ मैनी कितने, n की वैल्यू निकालनी। हाउ मैनी जब भी शब्द आएगा n निकालना, क्या निकालना, n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना। ये तो बात समझ आ गई। अच्छा, हाउ मैनी रो आर 200 लोग्स प्लेस्ड, ये बोला कि कितनी 200 लट्ठे, 200 लोग्स मतलब लट्ठे, ये जो आपके सामने पड़े हैं लट्ठे गट्ठे जो भी है, 200 लोग्स को रखने के लिए कितनी रो बनानी पड़ेगी। तो 200 लोग्स, 200 लोग्स का मतलब क्या है यहाँ, ये बता दो भाई। देखिए n तो निकालना है, जब m निकालना होता ना तो देखिए कॉमन सेंस लगाओ। जब n निकालना होगा या तो तुम्हें an की वैल्यू देगा तभी n निकलेगा, या तुम्हें sn की वैल्यू देगा तब n निकलेगा। अब क्वेश्चन सिर्फ इस पर टिक गया कि ये an बराबर 200 है, ये sn बराबर 200 है। हालांकि मैं टाइम खराब नहीं करता, जल्दी से बता देता हूँ, ये sn बराबर 200 है। आप बोलोगे सर क्यों, सर क्यों, अब क्यों का भी आंसर लेना चाहते हो क्या? देखो मैं बताता हूँ। 200 लोग एक्सटेक इन द फ्लोइंग मैनर, ऐसे 200 मैनर में ऐसे 200 लट्ठे पड़े हुए थे, जबकि बताया इसने 20 लोग इन द बॉटम रो, सबसे नीचे 20 थे, सबसे नीचे क्या थे 20, फिर कितने हो गए 19, यही हुए क्या? उससे ऊपर नेक्स्ट रो में नहीं भाई, हाँ 19, फिर कितने हुए 18, ऐसे चला हुआ है, ऐसे चला हुआ है। तो भाई देखो ना, पहले जो सबसे नीचे रो थी, सबसे नीचे वाली रो, ये लो यहाँ ले लेता हूँ, ये सबसे नीचे वाली रो थी, ये इसमें 20 रहे, फिर ये रो थी इसमें 19 हो गए, फिर ये रो आई इसमें 18 हो गए, फिर ये रो आ गई इसमें 17 हो गए। तो इनको लट्ठों को जोड़ूंगा 20, 19, 18 प्लस 17, तभी तो 200 आएगा, तभी तो 200 लट्ठे बनेंगे। 200 लट्ठे को जोड़ोगे तभी तो 200 आएगा। कितना आएगा 200। तो ये समी तो है, एस का मतलब जोड़ना, समी तो है 200 लट्ठे, समझ गए। तो इनको पहली में 20 है, दूसरी में 19 है, 18 है, 17 है, इनको जोड़ा होगा तभी तो 200 लट्ठे आए होंगे। तो जोड़ा है, एस एन की वैल्यू है, ये बात समझ लेना। अब इसमें कुछ बचता ही नहीं है। अब ये एपी गिवन थी, क्वेश्चन के अंदर आप लिख भी सकते हो, ये एपी गिवन था। अब ए की वैल्यू बताओ कितनी है सर 20, डी की वैल्यू बताओ सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1 जो कि हम सीख चुके हैं। तो 19 माइनस 20 आंसर -1 आएगा, ये भी ध्यान दे लेना। बच्चे 1 दे देते हैं जो कि गलत है। डी गलत निकाला तो क्या करोगे? चले डी आ गया -1। सर अब क्या काम करें भाई? SN दे रखा आपको, तो SN बराबर 200, SN का फार्मूला लगाओ, N की वैल्यू निकालो, आंसर ले आओ। तो SN का फार्मूला मैं काफ़ी बार लिख चुका हूँ, अब डायरेक्ट कर दूँ क्या? चले नहीं करता। n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 200 आपको गिवन था। अच्छा n 2a, a आपको गिवन है बिल्कुल 20 है, प्लस n आपको निकालना ही है, डी भी d-1 है बराबर है 200। ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ भाग जाएगी सर? ऊपर। तो ये तो हो गया 400, कितना हो गया 400। अब n 20 दूनी 40। अच्छा इस माइनस जो ये बाहर -1 पड़ा ना, इसको अंदर भेज दो, इसको कहाँ भेज दो? अंदर। तो -1 की n से करूँगा -n आएगा, -1 के -1 से करूँगा +1 आएगा। ये सोल्व हो गया भाई, समझ आ गया क्या कैसे किया? देखो n का n 20 दूनी 40, -1 को अंदर भेजा -n +1, और ये जो डिवाइड का 2 था ये मल्टीप्लाई में आ गया ऐसे, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ा दूर रख दिया,
इसके पास रखना था, ये 400 आप समझ लेना। अब यहाँ से क्या काम करो, n ये बच गया माइनस n प्लस 39, अरे 39 नहीं रे 41, कितना आएगा 41, देखो ना रे n ये रहा माइनस n 40 और 1 41, 40 और 1 41, अभी से n को अंदर भेज दो, ये हो गया माइनस n स्क्वायर प्लस में 41n, और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का बराबर 0। क्वाड्रेटिक बनेगी भाई, क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। n की पावर 2 है तो n की वैल्यू 2 आएंगी, n की वैल्यू क्या आएंगी 2 आएंगी। चले दोबारा देखो, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, मैंने n को अंदर भेजा तो माइनस n स्क्वायर प्लस 41n, और ये प्लस का इधर माइनस। आप जानते हो पहला हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो अपनी मर्जी साइन बदल दो, या -1 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, अब मर्जी से बदल दो, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और माइनस वाला प्लस। समझ आ गया क्या करना, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ऐसा क्यों किया, फर्स्ट पॉजिटिव रखते हैं, फर्स्ट क्या रखते हैं पॉजिटिव। अब आप बच्चों को आता है सर क्या, क्वाड्रेटिक सोल्व करना, पहला सेम लास्ट सेम, और बीच का साइन क्या होता है सेम होता है, अरे 0 पड़ी। लास्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई आएंगे 400, और इसका कोएफिशिएंट है 1, 400 और 1 की गुणा करूंगा तो 400 ही आएगा। अब 400 के फैक्टर 20 गुणा 20 होते हैं, मेरे को तो याद है 400, लेकिन 20 गुणा 20 रिजल्ट 41 नहीं दे पा रहे, रिजल्ट 41 नहीं दे पा रहे, इसलिए करना पड़ेगा। या तो आप ऐसा टुकड़ा 400 का बता दो मेरे को, जिससे 400 आ जाए आप लोगों का, और डिफरेंस भी 41 आ जाए, जोड़ने से या घटाने से। नहीं पता लग रहा तो मैंने बताया था, लास्ट साइन देखेंगे प्लस है तो कहाँ से चलेंगे, n के कोएफिशिएंट के नीचे से, माइनस होता तो ऊपर से, मैंने बताया था। अब माइनस का मतलब अगर कोई बच्चा का बेस माइनस में है, माइनस में कोई बच्चा है तो उसको ऊपर उठाना है, तो ऊपर n के कोएफिशिएंट के ऊपर से चलते हैं, लेकिन ये तो प्लस है तो नीचे से, तो n के नीचे क्या आएगा, n का कोएफिशिएंट है 41, 41 के नीचे क्या आता है 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, ऐसे मल्टीप्लाई 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मैं इस 10 पे गुणा करूँ तो 310 आ गया, कितना आ गया 310, जबकि मेरे को चाहिए 400, कितना चाहिए 400, मैं तो कम आ गया, कम नहीं आया मैं। यहाँ से देखो 40 से कम 40, 40 से कम 40, मैं 40 से मैंने शुरुआत की थी, 310 पे आ गया गुणा करें तो यहाँ 310 है, इसका मतलब 400 के नज़दीक पहुँच गया मैं। और आगे बढ़ोगे ध्यान से, देखिए आपकी ये सीरीज घटती जा रही है, गलती मत करना। 30 तो क्या आएगा 29, 28, 27, 26, 25, गलती मत कर देना, ये सीरीज हमेशा घट रही है, ये घटती जा रही है। और ये तो मल्टीप्लाई तो हमेशा 1 2 3 ये तो हमेशा बढ़ेगी, तो 11, 12, 13, 14, 15। अब आ जाते हैं भाई, ये 16, हालांकि मेरे को तो आंसर नजर ही आ गया, भाई सर कैसे, देखो इकाई अंक चाहिए 0, इकाई अंक क्या चाहिए 0 पे रुकेंगे, बाकी टाइम खराबी क्यों करेंगे। इसको गुणा करूंगा तो बच्चों को दिख रहा 330 है, 11 33 330 ये नहीं होगा, 9 दूनी 18 ये नहीं होगा, 8 24 ये नहीं होगा, 7 4 28 ये नहीं होगा, 6 5 30 इसका इकाई अंक 0 हो सकता है, ये हो जाए 6 5 30 इसका भी इकाई अंक 0 है, ये हो जाए। अब जल्दी गुणा किसको कर सकते हो, 26 गुणा 15 है, 25 गुणा 16, भाई उसको करेंगे ना जो जल्दी गुणा हो सकती है। और इससे भी पहले आप अंतर देख लो, 41 डिफरेंस 41 चाहिए, 26 और 5 31 41, 25 और 6 31 41, इसका भी डिफरेंस 41 है, इसका भी 41 है, दोनों को 41 आ रहा है, या तो ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन जो 400 देगा, अरे ये देगा ना 25 गुणा 16 को लिख लो, 25 गुणा 4 चौके 16, 25 चौका 100, 100 चौके 400 आ गया, समझ आ गया। इसको गुणा भी करना ईजी था, और ये ही फैक्टर है जो 400 दे रहा है, तो आपका एक फैक्टर हो गया 25n और एक फैक्टर हो गया 16n। अब जोड़ने से आया ना, ये 41 कैसे आया, 25 और 16 जोड़ने के लिए हमेशा सेम साइन, ये माइनस तो ये भी माइनस। अब पहले 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, सर इसमें क्या कॉमन है n, तो ये बच गया n - 25, यहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है लेकिन ये साइन सेम आएगा, सर हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन ब्रैकेट हमेशा क्या आती है सेम, ब्रैकेट क्या आती है सेम। तो फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड दे दो, तो n को n से काटोगे तो 16 बचेगा कॉमन, क्या बचेगा 16। समझ आया, कॉमन निकालना है भाई, ब्रैकेट सेम आएगी, ब्रैकेट सेम, फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड दो, n से n कटा तो 16। अब ब्रैकेट सेम आ चुकी है, तो एक आ गया n - 25 इंटू एक आ गया n - 16 = 0, तो n - 25 भी किसके इक्वल हो जाएगा 0, और n - 16 किसके इक्वल हो गया 0, तो n बराबर आ गया 25, n बराबर आ गया 16। अब किसको लोगे आप, किसको लोगे n की वैल्यू, n बराबर 25 n बराबर 16 दोनों ही राइट है। रीजन n हमेशा नेचुरल होता है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन है इनमें से कोई एक ही आंसर। रीजन उसने बोला था 2 16 रखने के लिए
कितनी पंक्तियां बनेगी, कितनी पंक्तियां बनेगी, या तो 25 ही रो बनेगी या 16 ही रो बनेगी। दोनों तो बन नहीं सकती भाई, दोनों तो बन ही नहीं सकती। एक ही आंसर देना पड़ेगा, एक ही आंसर देना पड़ेगा। तो 25 आपने तो दोनों बन निकाल दिए, बताओ कौन सा इम्पॉसिबल है इनमें से। n बराबर 16 इज इम्पॉसिबल या n इज इक्वल टू 25 इज इम्पॉसिबल, दोनों ही नेचुरल है। ऐसे तो बता नहीं पाओगे, फिर पता क्या करते हैं, फिर आप ये पता कर लो जो 25वीं रो है इसमें कितने लट्ठे हैं, 25वीं रो में कितने लट्ठे हैं, और ये भी पता कर लो 16वीं अगर 16 रो बनी, अरे अगर 16 रो बनी पहली दूसरी तीसरी ये मान लो 16 रो बनी, तो ये तो बताओ इस 16 रो में कितने लट्ठे आएंगे। पहले रो में क्या आपको लोक्स नहीं पता कितने थे, पता था सर 20 है, कितने हैं 20 है, दूसरी में सर 19 है, 18, तो इसमें भी कुछ ना कुछ होंगे, क्या पता इसमें 5 हो, क्या पता इसमें 5 हो। अगर देखो अगर ये इनमें से एक नंबर एन की वैल्यू ऐसे कटेगी कि किसी ना किसी जो ये लास्ट रो है, या तो ये है टोटल रो 25 या टोटल 16 है, तो लास्ट रो ये है या लास्ट रो है, तो इनमें आप लोग ये पता लगा लो कि कितने लोक्स है। तो इनके अंदर एक्चुअली क्या होगा, संख्या नेगेटिव आ जाएगी, लोक्स की संख्या नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव आ गई, या तो भाई लट्ठे तो कुछ ना कुछ होंगे ना, लट्ठे एक हो सकता है, लट्ठे 2 हो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें मान लो 25 में लोक्स लट्ठों की संख्या -10 आ जाए, क्या लट्ठे नेगेटिव में हो सकते हैं, लट्ठे तो होंगे ना, या तो लट्ठा 1 भी होगा, 0 भी लट्ठे नहीं होंगे। अगर 0 भी आंसर दे देता है तो रिजेक्ट, या नेगेटिव आंसर दे देगा तो रिजेक्ट। समझ आ गया। बाकी आपका यानी आपको निकालना पड़ेगा कि 25 रो में कितने लोक्स हैं, तो 25 रो में कितने लोक्स का मतलब क्या है, A25 निकाल कर देखो, A16 निकाल कर देखो, तब आपको पता लगेगा कौन सा लेना है। अब ये तो देखना था कि क्वेश्चन की डिमांड भी थी, देखो ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया, लेकिन इसमें 2 आंसर मांगे थे देखो एक तो हम दे चुके हैं कि हाउ मैनी रो कितनी रो बनेगी। अभी हालांकि मैं बता नहीं पाया कि 25 बनेगी 16, लेकिन आ चुका आंसर। तो फिर इसने ये भी पूछा था एंड हाउ मैनी लोक्स आर इन द टॉप रो, कितने लट्ठे हैं टॉप रो में। टॉप रो का मतलब सबसे लास्ट रो, उस पर तो सर पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। पहले तो ये क्लियर कर लो कि जो हमारी सबसे टॉप रो है, यानी जो सबसे अंतिम रो है टॉप रो, वो 25 पंक्तियाँ 25वीं रो है, 16वीं रो है। तो इसने पूछ भी लिया तो आपको निकालना है, तो निकाल कर देखो फटाफट से, बिना टाइम खराब करें मैं निकाल कर दिखाता हूँ। अगर आपकी रो 25 है तो आपको क्या निकालना, A25। तो A25 का फार्मूला होता है A+24D। एक कम आएगा D के साथ, A की वैल्यू कितनी आई थी 20 + 24D, D की वैल्यू क्या आई थी -1, तो 20 - 24 -4 ये तो आ गया -4, D की वैल्यू -1। देखो क्या 25वीं रो में नेगेटिव लट्ठे हो सकते हैं, नहीं तो यही हो गया, बिकॉज A आप लिख सकते हो ना A25 इज आप लिख दो ना n बराबर 25 इज इम्पॉसिबल बिकॉज A25 रो हैज नेगेटिव लोक्स, ये लिख दो, ठीक है, ये आप लिख लेना, यानी तो रिजेक्ट हो गया। अब आप क्या निकाल लो, A16 निकाल कर चेक कर लो। तो इसका फार्मूला था A+15D, A की वैल्यू कितनी है 20 + 15, D की वैल्यू कितनी है -1, तो हो गया 20 और 15 × 15, तो ये आ गया 5। तो आपको समझ आ गया जो सबसे टॉप रो है n की वैल्यू, इसने पूछा था कि बताओ कितनी रो है, तो लिख देना टोटल रो इन दिस क्वेश्चन रो हैज 16, इसमें रो कितनी बनेगी आपकी 16, और आपके लट्ठे और सबसे जो टॉप रो उसमें कितने लट्ठे आएंगे 5। ये हम निकाल कर दिखा चुके हैं, A16 बराबर 5। आपने 2 क्वेश्चन इसमें पुटअप थे, दोनों का आंसर मैंने दे दिया है। आपको बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।